इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तकरार ना हो। लेकिन उन झगड़े तकरार को सुलझाने के लिए परिवार में एक मशवरा ज़रूरी है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि बिना अपने झगड़े को सुलझाए हुए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ के पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में एक बार कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी का ही एक बदायूं ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी में ही दातागंज थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक कलोरा गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम अवतार, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है नन्ही देवी, जिसकी उम्र लगभग अब 31 साल के आसपास होता है। लेकिन राम अवतार के टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है अब जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होता है। राम अवतार अपने परिवार की ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए वहीं पास एक ईंट भट्ठा होता है, उसी में जाकर मेहनत मजदूरी करते, जिसकी वजह से अब राम परिवार के जो पारिवारिक जो खर्चा होता है तो तरीके से चल पाता था। सुबह इधर अपने काम पर खा पी कर आराम से राम अवतार अब निकल जाते। शाम को कभी 7 बज जाता, कभी 9 बज जाता, कभी 11 बज जाता लौटते वक्त, और आते खा पी कर आराम से खर्राटे चारपाई पर भरना रोज़ का शुरू कर देते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 20 अगस्त का ही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम राम अवतार अपने घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद बड़े थके हारे होते हैं और आराम से खाना खाते हैं पूरे परिवार सहित। और गर्मी का थोड़ा बड़ा माहौल होता है होने के नाते अब खाना खाकर आराम से अब छत पर चले जाते हैं, और वहीं एक फोल्डिंग होता है, उसी फोल्डिंग पे आराम से अब कड़ी गहरी नींद में अब सो जाते हैं। इधर नन्ही देवी अपने बच्चों को लेकर अपने साथ वहीं बरामदे में अब चारपाई डाल वोल के आराम से सो जाती है। लेकिन जैसे ही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त नन्ही देवी के छत पर उसके अपने पति का बड़ी तेज़ से चीख की आवाज़ आती है। अब नन्ही देवी की आंख तुरंत ही खुल जाती है। वह सोचने लग जाती है कि अभी तो आंख लग रही है, आखिर वह तेज़ से चीख क्यों रहे हैं। यही सब सोच साच कर नन्ही देवी अब वहाँ से तुरंत बाहर आती है और अपनी नज़र अब छत के ऊपर दौड़ाती है तो देखती है कुछ व्यक्ति जो होते हैं उस छत पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। अब उसके मन में आशंकाएं हो जाती है। इसी बीच अब जीने के सहारे नन्ही देवी छत के ऊपर जाती है, अपने पति की जो अवस्था देखती है, और वहीं पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में खुद आ जाती है, क्योंकि राम अवतार जो फोल्डिंग होता है उसी पर पूरी तरह से खून से लथपथ पड़े होते हैं। इस चीख की आवाज़ जो होता है, उस मोहल्ले में जितने भी लोग होते हैं मौके पर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, सभी के कानों में इधर नन्ही देवी की चीख की आवाज़ पहुंच जाती है। और पहुंचने की वजह से लोग जो होते हैं उसी वक्त राम अवतार के घर में अब घुसते, छत पे चढ़ते, वह भी जो नज़ारा देखते हैं वह भी पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं कि आखिर जो होता है सीधा साधा इंसान, बड़ा प्यारा इंसान राम अवतार के साथ है, या कैसे और क्यों कर गया, कौन था करने वाला। लोग वहाँ नन्ही देवी से काफ़ी सवाल जवाब भी करना अब शुरू कर देते हैं।
तभी इसी बीच उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं और जैसे ही खबर पाते हैं उसी समय इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते, अपने दल बल टीम को लेते और लेने के बाद ठीक दातागंज पुलिस थाने से अब निकल पड़ते हैं। लगभग चंद घंटों के अंदर जो होता है राम अवतार के घर के सामने पहुंच जाते, देखते हैं उनके घर के सामने ग्रामीणों का जमावड़ा अब मौके पर लगा होता है। पुलिस की जो टीम होती है अपने दल बल टीम को लेती और लेने के बाद दंदना कर जीने के सहारे जो होता है अब छत पर चढ़ जाती, देखती फोल्डिंग पर सही में राम अवतार की डेड बॉडी पूरी तरह से वहाँ पड़ा हुआ है, जो खून से लथपथ होता है। थाना प्रभारी जो होते हैं राम अवतार की बॉडी का वही निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि उसके कनपट्टी पर बड़ी तेज तर्रार से अब गोलियां चलाई गई हैं, जिसकी वजह से उसके ब्लड जो होते हैं यहाँ तक कि जाकर छत पर पूरी तरह से बिखरे पड़े होते हैं और ब्लड शरीर का हिस्सा छोड़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से राम अवतार हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो चुका होता है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटना स्थल का निरीक्षण करती है। जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है इधर राम अवतार का जो मेन छत होता है वह छत कि चारों साइड में काफ़ी लोगों का मकान सटा हुआ है। पुलिस के मन में आशंकाएं होने लगती, बस करो जो भी हत्यारा होगा यही करीब करीब का होगा, क्योंकि मकान तो एक दूसरे को लोगों का अब सटा हुआ है। कौन किसी के सहारे किस घर में जा सकता है, किसी को किसी बात का पता हो ही नहीं सकता है। वहीं पर अब नन्ही देवी है। पुलिस की जो टीम होती है नन्ही देवी को देखती है तो उसकी जो अवस्था होती है बेहोशी की अवस्था होती है। कुछ महिला पुलिसकर्मी होते हैं, महिला पुलिसकर्मी अब नन्ही देवी के पास जाते, उसके बच्चे उसके पास खड़े होकर दहाड़े मार कर चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है नन्ही देवी को सांत्वना दिलाती है, तौर तरीके से यकीन दिलवाती है। और नन्ही देवी से जब उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है तो नन्ही देवी यही कहने लग जाती कि साहब हम तो अपने पति के साथ खा पी कर आराम से अपने ही बच्चों को लेकर बरामदे में चले जाते हैं और हमारे जो अपने पति हुआ तो छत पर चले आते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है दिन भर भट्ठे पर मेहनत मजदूरी करने की वजह से तोड़ मरोड़ हो जाता है और उसी को अपने दिल को तसल्ली देने के लिए छत पर आए हुए थे अब सोने के लिए। लेकिन ना जाने कैसे और रात में जैसे ही 11 बजे के आसपास टाइम होता उसी वक्त कुछ अनजान व्यक्ति छत पर आते हैं। आने के बाद उन्हीं के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देते हैं और उनकी चीख साहब हमारे कान में पहुँचती है। पुलिस की जो टीम होती है अब घटना स्थल का अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर लेती है और करने के बाद राम अवतार के बॉडी का अब वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। महिला इंस्पेक्टर जो होती हैं अब इधर जाकर नन्ही देवी से वहीं बारीकी से पूछताछ करती हैं, करने लग जाती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति राम अवतार के साथ इस तरह की हत्या कारनामा कौन कर सकता है। तो नन्ही देवी बेधड़क कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति का मूल जो गांव जो निवासा है ठीक बरेली का ही का फरीदपुर थाना पड़ता है और ठीक उसी में ही पचैमी गांव पड़ता है। साहब उसी गांव में रहने वाले हमारे अपने पूरे परिवार के सहित उनका अपना एक भाई होता है साहब इधर इतवारी, और साहब उसी का ही अपना बेटा होता है कलेक्टर, और साथ में कलेक्टर का ही एक अपना और भाई होता है अर्जुन। और साहब इधर इतवारी के अपने जो बेटे होते हैं दोनों हमारे पति से हर दिन झगड़े तकरार करते थे। गांव में जब रहते थे तो उस वक्त सिर्फ ज़मीनी के लिए, जिसकी वजह से हमारे पति परेशान हो जाते और हमें लेकर साहब कुछ साल पहले यहाँ चले आते हैं। हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि साहब इतवारी और साथ में उसके जो अपने दोनों बेटे हैं उन्होंने मिलकर हमारे पति के साजिश के तहत बेरहम तरीके से हत्या की है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब इधर नन्ही देवी की बात बड़े ध्यान से सुन लेती है और सुनने के बाद उसी वक्त नन्ही देवी को अपने साथ थाने ले जाती है और ले जाने के बाद ठीक उसी के तहरीर पर नन्ही देवी के अपने जो डेट होते हैं अब इधर इतवारी और साथ में उनके जो अपने बेटे होते हैं कलेक्टर और अर्जुन के ऊपर धारा 302 और साथ में 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब लग जाती है। लेकिन पुलिस की टीम सीधा का सीधा जो हाथ है ना इतवारी पे डालना चाहती थी और ना अर्जुन पे और ना मुकेश पे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उनका मोबाइल नंबर जो होता है
ठीक इधर जाकर नन्ही देवी से ले लेती और लेने के बाद तीनों के मोबाइल नंबर का उस समय घटना वाली रात का लास्ट लोकेशन देखा जाता और जब देखा जाता पता चलता तीनों का मोबाइल नंबर का अब जो था घटना वाली रात है उस तो गांव में दिखाई नहीं रहता, इर्द गिर्द भी नहीं दिखा रहा था। पुलिस का जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा अब नन्ही देवी के ऊपर टिक जाता है कि नन्ही देवी पूरी तरह से हमसे झूठ बोले। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है कुछ खबरी होते हैं उसमें, वह खबरी जाते हैं और जाने के बाद ठीक जो होता है अब इधर कलौरा गाँव में आसपास जो रह रहे होते हैं पड़ोसी, पुलिस की टीम उनसे कुछ पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो नन्ही देवी के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पुलिस के सामने निकल के आ जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, नन्ही देवी की जो मिजाज है वह सीधा रास्ता पर तो नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि आखिर नन्ही देवी के घर एक अनजान व्यक्ति का काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन पुलिस की टीम उस अनजान व्यक्ति के बारे में इधर मुखबिरों से काफ़ी जांच पड़ताल करती, पता चलता वह अनजान व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि राम अवतार का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है, नरेंद्र। अब पुलिस के सामने जैसे नरेंद्र का नाम आता है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर नरेंद्र का कैसे न तैसे कर पता ले लेती है और उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल चेक करती है और पता चलता घटना वाली रात जो होता है नरेंद्र के मोबाइल नंबर से ही लगभग 34 बार कॉल इधर जाकर खुद नन्ही देवी के मोबाइल नंबर पर किया गया था। अब पुलिस का जो शंका होता है और जाकर अब इधर नरेंद्र और साथ में नन्ही देवी के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन उनका जब मोबाइल का लास्ट लोकेशन देखा जाता है और पता चलता है मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है नरेंद्र का जाकर कलौरा गांव में घटना के वक्त लगभग वही 10:30 और 12 बजे के बीच में दिखा रहा होता है। अब पुलिस का जो शंका होता है में बदल जाता है। बदलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब लगभग वही 24 घंटे के बाद जाकर सीधा का सीधा नरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब नरेंद्र से पूछताछ किया जाता है तो नरेंद्र पुलिस के सामने 1-2 बार इधर उधर की बात करता है, बलगलाने वाले। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं, वही CDR डिटेल और लास्ट लोकेशन नरेंद्र के सामने निकाल कर दिखा देती है, जिसकी वजह से नरेंद्र अब पुलिस के सामने बिना किसी शक्ति दबाव के टूट जाता है और अपनी प्रेमिका नन्ही देवी का नाम ले लेता है और साथ में अपने जिगरी उसका अपना एक भाई होता है मुकेश और साथ में उसका एक मौसेरा भाई होता है रिंकू और साथ में उसका एक अपना दोस्त होता है रामनिवास जो मथौली गांव का ही रहने वाला होता है, शाहजहांपुर ज़िले में ही पड़ता है। अब पुलिस के सामने जैसे ही अब नरेंद्र चारों का नाम लेता, पुलिस की जो टीम होती है कैसे ना तैसे कर सबसे पहले नन्ही देवी को अपने कस्टडी लेती है और साथ में उसके तीनों करीबी हितकारियों को अपने कस्टडी लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही चारों के चारों मुकेश को देखते हैं और साथ में नरेंद्र को देखते समझ जाते हैं पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई नन्ही देवी अपने पति के ज़िंदगी और साथ में अपनी प्रेम कहानी के बारे में बखलाती से सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में नन्ही देवी का जो मायका पड़ता है वह ठीक बरेली से लगभग सटा हुआ एक थाना पड़ता है, उसी थाने के करीब एक डणवा पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राजकुमार, उनकी अपनी दूसरे नंबर की बेटी होती है अब यही नन्ही देवी। नन्ही देवी पढ़ाई में थोड़ी बहुत चंचल होती है, लेकिन जैसे ही एक प्राइमरी विद्यालय होता है उसी मौके पर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसका जो मन होता है वहाँ लगता नहीं है। ना लगने की वजह से अब इधर नन्ही देवी अपने माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन समय जब बीतने लग जाता है इसी वक्त नन्ही देवी खूबसूरती जो होता है उसके जमाने के हिसाब से चार चाँद लगना शुरू हो जाता है और लगने की वजह से उसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़के भी अब मंडराना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त किसी भी युवक को भाव नहीं देती। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि आखिर हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने शौक़ होते हैं, तो उसी शौक़ को पूरा करने के लिए जो होता है काफ़ी युवकों के साथ अब नन्ही देवी दोस्ती बना लेती है और इसकी खबर जाकर अब राजकुमार को लग जाता। और जब लगता वह पूरे सने सताए जाते हैं। ठीक घटना से मात्र 15 साल पहले जो होता है अब नन्ही देवी की जो शादी होती है अब जाकर इधर राम अवतार से कर देते हैं। और राम अवतार के साथ जैसे ही नन्ही देवी अपने ससुराल में पहुंचती है तो राम अवतार को देखती है, पूरी तरह से उसके जो चेहरे होते हैं नन्ही देवी की मायूसी से घिर जाते हैं, क्योंकि उसका जो पति होता है नन्ही देवी के हिसाब से खूबसूरत नहीं होता है बल्कि सावलेपन में होता है, जिसकी वजह से नन्ही देवी देखकर उसके चेहरे को पूरी तरह से छकपका जाती है।
लेकिन कैसे न तैसे कर कर पहले दिन का जो वक्त होता नन्ही देवी तौर तरीके से बिताती है। लेकिन जैसे एक हफ्ते का वक्त बीतने के बाद जो होता है नन्ही देवी को एहसास होता है जो सुख हमें अपने मायके में मिला था वह सुख तो हमें लग रहा हमारा पति राम अवतार हमें नहीं दे सकता, जिसकी वजह से नन्ही देवी हर रात लगभग अपने पति से चिड़चिड़ापन जैसा व्यवहार करती। लेकिन कैसे न तैसे गुजरते गुजरते इनकी ज़िंदगी का 1 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। तभी इसी बीच नन्ही देवी एक बेटे की मां बन जाती है और बनने के बाद नन्ही देवी अपने परिवार के सहित अपने घर में घर गृहस्थी में उलझी पड़ी होती है। ऐसे बीतते बीतते लगभग और कई साल का वक्त बीत जाते हैं। इसी बीच नन्ही देवी लगभग टोटल मिलाकर 6 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसकी वजह से अब इधर चलकर राम अवतार का जो पारिवारिक खर्चा तब बढ़ जाता। अब बढ़ने की वजह से अपनी खेती पर राम अवतार हक जमाना चाहता था। तभी उसी बीच उसके अपने जो भाई होता है इतवारी जो होता है खेती में अपने ज़्यादा हिस्सा जमाना शुरू कर देता, जिसकी वजह से राम अवतार इतवारी के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते और राम अवतार के मन में आशंकाएं होने लग जाती कहीं ना कहीं इतवारी हमारे परिवार के ऊपर कहीं मुसीबत बनकर टूट ना जाए। और वह डर सा जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक बदाऊं के ही दातागंज थाना पड़ता है और कलौरा में आता, वहाँ अपने पैसे से एक ज़मीन लेता, वहीं मकान बनवाता और बनवाने के बाद अब वहीं रहना शुरू कर देता है। खूबसूरत तरीके से अपने 6 बच्चों का ले जाकर एक बच्चे से स्कूल में दाखिला करवा देता है और करवाने के बाद खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी और बिताने लग जाता है। और वहीं पास ईंट भट्ठा होता है, उसी ईंट भट्ठे पे जाकर मेहनत मजदूरी करने लग जाता। मेहनत मजदूरी कर कर कैसे न तैसे कर कर राम अवतार अपनी पत्नी और साथ में अपने 6 बच्चों का ज़िंदगी संवारने पर लग जाता है। लेकिन 6 बच्चों के होने के बावजूद भी नन्ही देवी की जो अपनी ज़रूरत थी रात वाली, वह ज़रूरत राम अवतार कभी पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नन्ही देवी हर वक्त अपने पति को लेकर चिड़चिड़ापन दिखाते रहते थे। नन्ही देवी को लगने लगता है कि आगे की जो ज़िंदगी है हमारी पूरी की तरह एकदम पड़ी रह जाएगी, आखिर उसको भी हमें पूरी तरह से फ़ायदा पर उठाना चाहिए। यही सब सोच कर नन्ही देवी जो होती है अब घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है अब नए मर्दों की तलाशी में लग जाती है। लेकिन जैसे राम अवतार मौके पर ईंट भट्टे के लिए निकलता तो इधर नन्ही देवी सच समझ कर आराम से चौखट पर बैठ जाती है और उसी वक्त उसकी नज़र नए मर्दों पर टिक जाती है। हर वक्त उसकी तलाशी अलग अलग दिशा में होने लग जाती है। तभी इसी बीच राम अवतार के ही साथ ईंट भट्टे पे काम करने वाला उसका एक जिगरी दोस्त होता है नरेंद्र का भी अपना परिवार होता है, लेकिन अविवाहित ज़िंदगी वह जी रहा होता है। उसके खर्चे बर्चे जो होते हैं उसके ही ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होते हैं। लेकिन इसी बीच नरेंद्र राम अवतार के साथ जो होता है खुद राम अवतार के घर एक दिन पहुंच जाता है और इधर जैसे उसकी नज़र किचन में पहुंचती है तो वहीं सामने खड़ी हुई अब इधर नन्ही देवी को देखता है और जैसे ही देखता है नरेंद्र पूरी तरह से नन्ही देवी का दीवाना सा हो जाता है। होने के बाद नन्ही देवी की नज़र नरेंद्र के ऊपर पड़ती है। उसके हष्टकट भाव को देखकर मीठी मीठी बातों को भांप कर नन्ही देवी जो थी उसके पूरी तरह से मोह माया में फंस जाती। फंसने की वजह से इधर नरेंद्र जो था नन्ही देवी को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह से अब जाल बुनना शुरू कर देता है। अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है, शाम का टाइम का जब वक्त होता है, तो उसी वीक नरेंद्र जो था राम अवतार को अपने साथ लेता और लेने के बाद खुद उसके घर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता। रास्ते में जाता है एक बढ़िया सा गिफ्ट लेता हुआ, गिफ्ट जैसे लेकर घर में पहुंचता है तो राम अवतार इधर अपने थकान दूर करने के लिए जाकर चारपाई पर लेट जाता है। इधर नरेंद्र जो होता है नन्ही देवी के करीब जाता, वही गिफ्ट देता और गिफ्ट देखकर नन्ही देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। उस मुस्कुराहट के बदला जो होता है नन्ही देवी नरेंद्र से मीठी मीठी बातें करती है और नन्ही देवी की बातों को सुनकर नरेंद्र पूरी तरह से दीवाना सा हो जाता है। और नन्ही देवी पूरी तरह से हद खेलने के लिए देवर भाभी का रिश्ता बनाकर अब उसके साथ जो होती है अपनी सारी हदें पार करने के लिए पूरी तरह से नज़रों के थ्रू बात कर लेती है, इशारा मार देती है, कल तुम छुट्टी पर रहना, मौका अच्छा मिलेगा। यह बात जब सुनता नरेंद्र समझ जाता है अब कल हमें करना क्या है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का दोपहर का वक्त होता है तो उसी दिन फ़ोन के द्वारा नरेंद्र को पता लग जाता कि राम अवतार तो मौके पर वह ईंट भट्टे पर गया हुआ है और निकलता तंदना कर अपना गांव छोड़ देता। छोड़ने के बाद नरेंद्र जो होता है इधर जैसे ही राम अवतार के घर घुसता है तो पता चलता है एक ही कपड़े में बाथरूम से बाहर निकलती है। यह नज़ारा देखकर उसी समय नरेंद्र पूरी तरह से हंस पर रह जाता है और वहीं
जाकर नन्ही देवी इशारा मारती, अपने बेडरूम में ले जाती। ले जाने के बाद नरेंद्र के साथ अनैतिक संबंध बना देती। अब यह अनैतिक संबंध का सिलसिला होता है अब बेधड़क राम अवतार की गैर मौजूदगी में अब चलने लग जाता है, क्योंकि जब भी इधर नरेंद्र नन्ही देवी से मिलने के लिए आता तो रास्ते में काफ़ी सारे गिफ्ट ले आता, कहीं बच्चों के लिए लाता, कहीं नन्ही देवी के लिए, और नन्ही वह गिफ्ट पाकर खुश हो जाती। नन्ही भी समझ जाती है अगर हमें गिफ्ट मिलता रहेगा तो हमारी ज़रूरत भी पूरा तो रह देंगी और साथ में नरेंद्र के भी। यही सब सिलसिला लगभग चलते चलते पूरे का पूरा सालों का वक्त निकलने वाला होता है। और तभी एक दिन दोपहर का वक्त होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर अचानक भट्टे पर काम करते करते राम अवतार की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और उसी वक्त जो होता है मालिक से बतलाकर छुट्टी लेकर अपने घर जब पहुंचता है और अपने ही बेडरूम की तरफ बढ़ता है तो देखता है दरवाज़ा तो खुला हुआ है। अंदर जाता तड़फड़ा कर देखता है अपने ही बेड पर उसकी जो अपनी पत्नी नरेंद्र के साथ है पूरी तरह से अनैतिक में पड़ी हुई है। यह हश्र देख कर राम अवतार पूरी तरह से अपने होशवास खो बैठता है और वहीं अपनी पत्नी को तो पाता है, पहले तो समझाता बुझाता है, लेकिन उसी वक्त नन्ही देवी जाकर अपने पति का पैर पकड़ लेती, कहने लग जाती हैं क्या करे, तुम्हारा जो अपना दोस्त है हमारी मजबूरी का बेतरक फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से बेबस कर चुका होता है। हमने तो कई बार उसको मना कर दी थे कि हमें तुम्हारे साथ या सब रिश्ते को नहीं देना है, लेकिन वह कहता था कि तुम्हारे पति के ऊपर हमारे नाम के काफ़ी सारे कर्ज हैं, अगर वह कर्ज नहीं चुकाए तो समझ लो तुम्हारे घर बर्बादी के कगार पहुंच जाएगा। यह बात जैसे सुनता राम अवतार उसी समय पर कह जाता है हमारे उसके बीच पैसे का लेन देन है भी नहीं। तो यह बात लेकिन उधर जाकर नन्ही देवी के लिए बड़ा ही खूबसूरत साबित हो जाता। वह समझ जाते कि हमारे जो पति है पूरी तरह से हमारे जाल में उलझ चुके हैं। अपनी मीठी मीठी बातों में नन्ही देवी राम अवतार को ले लेती है, लेकिन उस दिन से राम अवतार की जो नज़र होता है अब नरेंद्र और साथ में नन्ही के ऊपर पूरी तरह से टिक जाता है। लेकिन जब भी काम पे जाता तो बिन बताए अपने घर कभी भी टपक जाता। लेकिन इधर नन्ही देवी अपने रिश्तों और साथ में रिश्ते में प्यार की दीवानी और पागलपन दिखाने के लिए उतारी हुई बैठी रही। जब भी मौका पाती नन्ही देवी फोन के द्वारा अपने ही बेडरूम में बुलाती, नरेंद्र को रिश्ते को अंजाम देते। यह सब सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इधर नन्ही देवी को डर सताने लग जाता है कि बस करो किसी दिन दोबारा अगर राम अवतार के हत्थे चढ़े तो समझ लो हमारी ज़िंदगी उस दिन हो सकता है अंत पे हो। यही सब सोच साच कर नन्ही देवी परेशान हो जाती है, लेकिन उसी परेशानी को दूर करने के लिए नरेंद्र से मिलकर मुलाकात करते वक्त कहने लग जाती हैं क्यों ना हमारे पति राम अवतार को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से ठिकाने लगा दो, ताकि हमारी ज़िंदगी आगे चलकर शादी विवाह के तहत खूबसूरत तरीके से बीते। और नरेंद्र जब यह बात सुनने के बाद नरेंद्र उसी वक्त है पूरी तरह से यकीन कर जाता है और उसी वक्त नन्ही देवी और साथ में नरेंद्र दोनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है अब इधर राम अवतार को अपने रास्ते से हटाने के लिए लग जाते हैं। इसी बीच नरेंद्र का ही एक अपना भाई होता है मुकेश, और साथ में एक मौसेरा भाई होता है रिंकू, और साथ में जिगरी दोस्त होता है राम निवास, जो ठीक है शाहजहांपुर ज़िला में ही मथौली कस्बा पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। इधर जैसे ही अब जाकर तीनों को अपने इस खतरनाक प्लान के बारे में जानकारी देता है और तीनों को कुछ पैसे की लालच देता है, तो उसी वक्त अब रिंकू और साथ में मुकेश और साथ में राम निवास जो होते हैं उसके प्लान में बेहतर तरीके से शामिल हो जाते हैं। और तभी ठीक है अब जैसे 20 अगस्त साल 2020 का ही अब शाम का टाइम होता, उसी वक्त राम अवतार अपने घर पहुंचता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तौर तरीके से खाना खाता। खाना खाने के बाद राम अवतार अपनी थकान दूर करने के लिए छत पर प्राकृतिक हवा लेने के लिए चला जाता। थोड़ी देर बाद जो होता है राम अवतार को बड़ी कड़ी नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही रात का 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त जो होती है नीचे नन्ही देवी की आंखों में नींद तो नहीं आती, अपनी फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद नरेंद्र को सूचना भेजवा दी। नरेंद्र खबर पाता है और इधर जाकर रिंकू और मुकेश और राम निवास को अपने साथ लेता और लेने के बाद एक बाइक के सहारे कलौरा गांव में बढ़ जाता, बाहर अपनी बाइक खड़ा कर देता है और चारों को चारों पैदल ही अब नन्ही देवी के कमरे के करीब पहुंचते हैं। दरवाजे पर एक बार हाथ मारते हैं तो नन्ही देवी दरवाज़ा खोल देती है और चारों को इजाज़त देती है, और चारों जो इजाज़त पाने के बाद समझ जाते हैं कि राम अवतार होंगे कहाँ, और चारों के चारों नदना कर छत पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इधर राम अवतार काफ़ी गहरे नींद में वहीं फोल्डिंग पे सो रहा है। और उसी के ऊपर जो था मुकेश एक के बाद एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से एक चीख में ही
राम अवतार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। फिर उसी जीने के सहारे चारों के चारों नीचे आते हैं। आने के बाद जो होता है, इधर नरेंद्र नन्ही देवी को इशारा कर देते हैं कि तुम्हारे पति का सारा काम हमने कर दिया है, अब अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से दोनों मिलकर शादी के तहत अब जिएंगे। चारों के चारों दरवाज़ा फाड़ कर अपने मुकाम पर तो पहुंच जाते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ नन्ही देवी जब खबर पाती है तो वह समझ जाती है कि अब तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलेगी, लेकिन उसी समय सोच बैठती है कि अब नाटक रचाया जाए और इस नाटक के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से जिया जाए। और उसी वक्त नन्ही देवी सबसे पहले चीखती है, लेकिन चीखने की जो आवाज़ होती है पड़ोसी को कानों में लगती है। पड़ोसी समझ जाते हैं इनके घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही पड़ोसी अंदर जाते तो पता चलता है कि छत के ऊपर जो होती है, इधर पहले से दहाड़े मारकर अब नन्ही देवी चीख रही होती है। उसी आवाज़ को सुनकर पड़ोसी ऊपर जाते हैं, वह हंस रहे देखते हैं। देखने के बाद नन्ही देवी तो वहीं अपनी बेहोशी का नाटक करती है। लोग भी समझ जाते हैं कि आखिर इसके पति के साथ किसी की दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इधर नन्ही देवी अपने नाटक में खुद फंस जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई नन्ही देवी की तारीफ आती है, पुलिस की जो टीम होती है अब इधर छाव को अपने कस्टडी ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में छाव के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सत्यपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के रहने वाले हैं, और जिसमें डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इधर रामकिशोर गुप्ता जो सऊदीया से हमारे वीडियो को लगातार वॉच भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। और ठीक रजनीश कुमार जो ठीक उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं। और ठीक अखिलेश सिंह जो ठीक उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। इधर दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। और ठीक झारखंड के ही शहर के रहने वाले होते हैं पिंटू कुमार गुप्ता। ऐसे हमारे कई व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार आपका ही नाम जरूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।